हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम नॉन कॉर्डेटा का संघ एस्केहेलमिन्थीज या निमेटोहेलमिन्थीज के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। निमेटोहेलमिन्थीज या एस्केहेलमिन्थीज, जिन्हें निमेटोडा भी कहते हैं, इस संघ के जंतुओं की अनुप्रस्थ काट में ये गोल प्रतीत होते हैं, इसीलिए इन्हें गोलकृमि यानी कि राउंड वॉर्म्स कहते हैं। जो ग्रॉबबैन ने गोलकृमियों को एस्केहेलमिन्थीज संघ में रखा, जबकि गैगेनबॉर ने संघ निमेटोहेलमिन्थीज स्थापित किया। एस्केहेलमिन्थीज संघ के जो जंतु होते हैं वो खंड विहीन यानी कि अनसेगमेंटेड, जिनकी बॉडी सेगमेंट्स या खंडों में बटी हुई नहीं होती। त्रिकोरकी यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात इनमें जो बॉडी होती है, शरीर होता है, वो 3 जनन स्तरों एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बना होता है। कूटगुही है, यानी कि जो इनका सबसे विशिष्ट लक्षण है, सूडियोसीलोम युक्त बेलनाकार अथवा धागे समान वर्म का एक समूह है, जो क्यूटिकल यानी कि उपचर्म और एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा युक्त देह भित्ति से कवर्ड रहते हैं, घिरे रहते हैं। अर्थात ये ऐसे वर्म हैं जो खंडविहीन होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सूडियोसीलोमेट होते हैं, बेलनाकार अथवा धागे समान होते हैं, और इनकी जो देह भित्ति होती है वो क्यूटिकल यानी कि उपचर्म और एपिडर्मिस यानी कि बाह्य स्तर से युक्त होती है, उसके द्वारा ये घिरे हुए होते हैं। इनकी जो और इस जो संघ के जो जंतु हैं उनका सबसे प्रमुख लक्षणों क्या है कि ये वितरण में विश्वव्यापी होते हैं, अर्थात संसार के प्रत्येक भाग में पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो लंबी पतली होती है और दोनों सिरे जो होते हैं इनके वो नुकीले होते हैं, और ये स्थल पर पाए जा सकते हैं, स्वच्छ जल में पाए सकते हैं, समुद्री जल में पा सकते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं ये, और कुछ इनमें परजीवी भी हो सकते हैं, जैसे एस्केरिस हमारे में एस्केरियोसिस रोग उत्पन्न करता है, वुचेरिया एलिफेंटिएसिस रोग उत्पन्न करता है। अब इनकी जो सम्मिति है, सम्मिति के आधार पर ये द्विपार्श्व सम्मित जीव होते हैं, अर्थात इनमें बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। शरीर संगठन इनमें अंग तंत्र प्रकार का होता है। ये पहले ऐसे जीव हैं जिनमें अंग तंत्र प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि शरीर संगठन पाया जाता है। इससे पहले ऑर्गन ग्रेड का था प्लेटिहेलमिन्थीज से, उससे पहले जो थे टिश्यू ग्रेड का और सेलुलर ग्रेड वाला पाया जाता था, लेकिन पहली बार अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो किस में पाया जाता है? एस्केहेलमिन्थीज में पाया जाता है। जनन स्तर में ये त्रिकोरकी होते हैं, अर्थात इनकी बॉडी 3 जनन स्तरों मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बनी होती है, और इनके जनन स्तर में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, प्लेटिहेलमिन्थीज के समान ही होती है। पहली क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा, और तीसरी मसल लेयर यानी कि पेशी स्तर। क्यूटिकल ये इलास्टिक लेयर होती है, और ये पोषक के जो परजीवी जंतु है उनमें पोषक के जो पाचक रस है उन पाचक रसों से परजीवी की रक्षा करती है। एपिडर्मिस इनमें सिंसाइशियल होती है, यानी कि बहु केंद्र की है। बहु केंद्र की में भी इसमें जो बनने का तरीका है क्या होता है कि इनमें जो एपिडर्मिस है वो सिंपल ऐसे होती है शुरू में, प्रत्येक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में जो इनको डिवाइड करने वाले सेल्स में विभाजित करने वाली जो सेप्टा है, अकेला बोलते हैं सेप्टम और प्लूरल होता है सेप्टा, इन्हें बोलते हैं पट। जो सेप्टम है वो डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे और
अब जो एपिडर्मिस रह गई वो मल्टी सेलुलर हो जाती है, मल्टी न्यूक्लियर हो जाती है, बहुकेंद्र की हो जाती है, कई सारे केंद्रक हो जाते हैं इसके अंदर, और ऐसी को बोलते हैं हम सिंसाइशियल। और अगर बहुकेंद्र की संरचना का विकास न्यूक्लियस के बार बार विभाजन से होता है, यानी कि केंद्रक बार बार विभाजित होकर बनाता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से डिवाइड होता है, तब हम उसे बोलते हैं सिनोसिटिक। और सिनोसिटिक वर्ड नॉर्मली प्लांट्स में लगाते हैं बहुकेंद्र की संरचना के लिए, और सिंसाइशियल वर्ड एनिमल्स में लगाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर हम दूसरी जगह लगाते हैं वो गलत हो जाता है, लेकिन नॉर्मली सामान्यतः ऐसी करते हैं कि एनिमल्स में हम सिंसाइशियल वर्ड लगाते हैं और प्लांट्स में हम सिनोसिटिक वर्ड लगाते हैं। अब जो इनमें एपिडर्मिस सिंसाइशियल हो गई, जो पेशी स्तर होते हैं वो केवल एक ही लेयर होती है, अनुदैर्ध्य, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लंबवत लेयर होती है, मसल्स की केवल लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है। शरीर गुहा इनका सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है, अर्थात इनके अंदर जो आहारनाल और बॉडी वाल यानी कि देह भित्ति के बीच में जो गुहा होती है वो कूट गुहा होती है, अर्थात सूडियोसिलोम होती है। सूडियोसिलोम क्या होती है? एक ऐसी सिलोम, एक ऐसी गुहा जो मीजोडर्म से विकसित नहीं होती, उसका उद्भव मीजोडर्म से नहीं होता, बल्कि ब्लास्टोसील से विकसित होती है। वो क्या कहलाती है? सूडियोसिलोम कहलाती है, कूट गुहा कहलाते हैं। और ये इनका विशिष्ट लक्षण है। एनिमल किंगडम में सूडियोसिलोम इन्हीं में ही समानता पाई जाती है और किसी जीव में नहीं पाई जाती। इनमें जो कंकाल तंत्र है यानी कि स्केलेटन सिस्टम है वो भी एब्सेंट होता है। वो जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है सिलोम में, अब इसके अंदर जो सूडियोसिलोम है, इस सूडियोसिलोम के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, द्रव भरा होता है। तो ये द्रव से भरी गुहा होती है। जो इसका द्रव होता है वही इसका हाइड्रोस्केलेटन होता है। हाइड्रो मतलब जल के लिए लगाते हैं और स्केलेटन मतलब कंकाल, क्योंकि इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है कूट गुहा में, वही द्रव इसकी बॉडी की शेप को बरकरार रखता है। इसके शरीर की जो आकार है, शेप है, उसको बरकरार रखता है। इसलिए इसको हम हाइड्रोस्केलेटन बोलते हैं, यानी कि द्रव का या जल का कंकाल जो इसकी शेप को बरकरार रखता है। अब आया डाइजेशन यानी कि पाचन तंत्र। इनमें जो पाचन तंत्र होता है यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और वो डिफरेंशिएट होता है किसमें? वो माउथ, फेरिंग्स और इंटेस्टाइन में और एनस में प्रेजेंट होता है, लेकिन मेल में एनस नहीं होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मेल में एनस नहीं होता है। तो इसमें कंप्लीट पाचन तंत्र होता है, यानी कि पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है इसमें। श्वसन तंत्र इसमें अनुपस्थित होता है, क्योंकि इनमें जो सामान्यतः श्वसन होगा वो या तो बॉडी सरफेस से होगा या एनारोबिक टाइप का हो सकता है अगर किसी परजीवी में होगा। तो इन जंतुओं में जो रेस्पिरेशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है, यानी कि वो सतह से, बॉडी की सतह से होता है, और वो सिंपल डिफ्यूजन यानी कि सरल विसरण से होता है। उत्सर्जन जो होता है इनमें यानी कि जो एक्सक्रीशन है, इनमें एच आकार का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। उत्सर्जन जो होता है एच आकार का उत्सर्जी तंत्र जो होता है, एच आकार का। अब इनमें जो सेल्स होती हैं जो करती हैं वो नॉर्मली रेनेट सेल्स कहलाती हैं, लेकिन इनमें जो उत्सर्जी तंत्र होता है उसमें ग्रंथि कोशिकाएं या अंतःकोशिकीय नालों या प्रोटोनेफ्रीडिया से भी हो सकता है, लेकिन जो मेन चीज होती है वो होती है रेनेट सेल। तो इसमें कई चीज़ें होती हैं जो उसके उत्सर्जित तंत्र में होती है, जिसमें रेनेट सेल्स होते हैं, प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, अंतःकोशिकीय नाले होते हैं और ग्रंथि कोशिकाएं होती हैं।
अब जो ब्रेन है, इनमें तंत्रिका तंत्र है, उसमें ब्रेन यानी कि मस्तिष्क जैसी संरचनाएं उपस्थित होने लगती है, जो सर्कमफेरेंजियल रिंग के रूप में होती है, अर्थात फेरिंग्स के चारों तरफ एक रिंग की तरह होता है, वलय के रूप में होता है, तो सर्कमफेरेंजियल रिंग जिसे ब्रेन कहते हैं। संवेदी अंग में इनमें पैपिलेई प्रेजेंट हो सकते हैं या एम्फिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और जब एम्फिड छोटे टाइप के होते हैं फैजमिड्स बोलते हैं। और जो इनका परिसंचरण तंत्र है वो अनुपस्थित होता है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद जो इनमें जनन होता है, यानी कि ये जो मादा है और जन है ये यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थात इनमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। जो मेल होता है वो छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है, अर्थात इसमें नर छोटा होता है और जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है। नर जो होते हैं वो और मादा अलग अलग होने का मतलब है कि वो यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है, लेकिन इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेल मार्क्ड होती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या होता है? जब हम किसी जीव को, एक लिंगी जीव को बाहर से पहचान सके कि ये मेल है, नर है, और ये मादा है, ये इंडिविजुअल, ये जो सदस्य है वो मादा है और ये सदस्य जो है नर है, तब हम इसे बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वेल मार्क्ड, यानी कि लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होती है। हमारे में भी लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होती है और हम भी मेल और फीमेल्स को आसानी से बाहर से पहचान सकते हैं। तो इनमें नर मादा से छोटा होता है, पहली उसका पश्च सिरा मुड़ा हुआ होता है, और वो जो मेल होता है वो छोटा होता है और उसका पश्च सिरा कर्व्ड होता है। इसके जो दूसरा अंतर क्या है कि यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर पीनियल सीटी पाए जाते हैं, जिसे गुदा मूक बोलते हैं, और ये पीनियल सीटी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स को ओपन करके स्पर्म ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। जो मेल है उस मेल में जो जनन छिद्र होता है वो पाचन तंत्र के साथ मिलकर क्लोएका बनाता है, और यानी कि उसमें अवस्कर यानी कि क्लोएका उपस्थित होता है। लेकिन फीमेल में यहाँ पर फीमेल गोनोपोर होता है और नीचे की तरफ यहाँ पर एनस उपस्थित होता है, मलद्वार या एनस उपस्थित होता है। यानी कि जो मेल है इसमें वो छोटा है, पीछे की तरफ से वो कर्व्ड है, पीनियल सीटी उसमें उपस्थित है, ये अंतर है जो फीमेल में नहीं दिखाई देंगे आपको। और इसमें जो जनन छिद्र है वो पाचन तंत्र के साथ मिलकर क्लोएका बनाता, अवस्कर द्वार बनाता है। लेकिन यहाँ पर फीमेल बड़ी होती है मेल से, रिप्रोडक्टिव पोर गोनोपोर अलग होता है और एनस अलग होता है, अर्थात इसमें क्लोएका उपस्थित नहीं होता है। इसके बाद इन जंतुओं में लैंगिक जनन सामान्यतः पाया जाता है, और जो निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है वो प्रायः आंतरिक होता है, अर्थात इंटरनल होता है। जो मेल होता है अपने स्पर्म फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करता है। परिवर्धन मुख्यतः प्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन कैसा है? प्रत्यक्ष होता है। और इनमें विदलन यानी कि क्लीवेज, विदलन जो होता है, विदलन का मतलब क्या है कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर डिप्लॉइड जायगोट बनाते हैं तो जंतुओं में भ्रूणीय अवस्था बनती है, तो सबसे पहले उसमें जो स्पेशल माइटोसिस डिवीजन यानी कि विशेष समसूत्र विभाजन स्टार्ट होते हैं उन्हें हम क्लीवेज बोलते हैं, यानी कि विदलन बोलते हैं। इनका जो विदलन होता है वो होलोब्लास्टिक, स्पाइरल और डिटर्मिनेट होता है। होलोब्लास्टिक, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट। होलोब्लास्टिक, होलो मतलब लगाते हैं संपूर्ण के लिए, ब्लास्ट मतलब होती है लेयर, वैसे तो स्पाइरल का मतलब ऐसे स्पाइरल में लगा हुआ होता है, गोलाकार उसमें,
और डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दो प्रकार के क्लीवेज होते हैं। हमारे में इनडिटर्मिनेट होता है, इनमें डिटर्मिनेट टाइप का होता है। होलोब्लास्टिक का मतलब जब जाइगोट एग कंप्लीटली एक पोल से दूसरी पोल तक विभाजित होता है, हम इसे बोलते हैं होलोब्लास्टिक। और जब जाइगोट कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, एक छोटे से हिस्से में डिवाइड होता है, इसे हम बोलते हैं मीरोब्लास्टिक। तो ये होलोब्लास्टिक हो गया और ये मीरोब्लास्टिक हो गया। स्पाइरल, अब जो ये डिवाइड होकर दो सेल बनती है हम इन्हें बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर, हिंदी में भी ब्लास्टोमियर ही कहते हैं। अब जब ये ब्लास्टोमियर स्पाइरल वे में अरेंज रहते हैं, स्पाइरल में लगे होते हैं, तब हम इन्हें क्या बोलते हैं? स्पाइरल क्लीवेज बोलते हैं। बायलैटरल सिमेट्री में होता था, बायलैटरल बोलते हैं। डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दो वर्ड्स हैं। डिटर्मिनेट का मतलब क्या है कि जो अगर किसी जीव में जो ब्लास्टोमियर्स बनने होते हैं उनका फेट यानी कि भविष्य पहले से ही निश्चित होता है कि भविष्य में जाकर वो ब्लास्टोमियर आगे जाकर क्या बनाएगा, तो ऐसा क्लीवेज जो होता है वो डिटर्मिनेट कहलाता है। अगर इन 4 सेल्स में से हर सेल का फेट यानी कि भविष्य पहले से निश्चित है कि ये वाला पार्ट फॉर एग्जांपल हेड बनाएगा, ये वाला पार्ट फॉर एग्जांपल माना फुट बना रहा है, तो अगर हमने इसमें से ये हेड वाला ब्लास्टोमियर हटा दिया तो उस डेवलप होने वाले जंतु में हेड का निर्माण नहीं होगा। अर्थात यहाँ हर ब्लास्टोमियर का जो फेट है यानी कि जो भविष्य है वो पहले से निश्चित होता है, और अगर उसको हटा दिया जाए तो वो जो पार्ट वो बनाने वाला था ब्लास्टोमियर अब उस एम्ब्रियो में, उस संतान में डेवलप नहीं होगा। लेकिन हमारे में इनडिटर्मिनेट टाइप का जो डेवलपमेंट होता है, स्पाइरल क्लीवेज होता है, इसमें प्रत्येक ब्लास्टोमियर में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की सूचनाएं उपस्थित होती है। शुरू के जो इनिशियल लेवल पर, प्रारंभिक अवस्था में जो ब्लास्टोमियर्स बनते हैं हमारे में, उनके अंदर सभी पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता होती है, उनके अंदर सूचनाएं होती हैं। और अगर इन 4 सेल में अगर ये हमारा होता, अगर इसमें से हमने 1 या 2 सेल हटा भी देंगे तो ये जो बची हुई शेष सेल है इनके अंदर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने की सूचनाएं उपस्थित होती हैं। और इस फॉर एग्जाम्पल अगर एक भी हमने छोड़ दिया, इस एक ब्लास्टोमियर से भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा। इस प्रकार के क्लीवेज को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। यानी कि डिटर्मिनेट का मतलब कि ब्लास्टोमियर्स का फेट यानी कि भविष्य पहले से ही निश्चित होता है, और अगर हमने कोई ब्लास्टोमियर हटा दिया तो उसके द्वारा बनने वाला पार्ट उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नहीं बनेगा क्योंकि वो हमने पार्ट हटा दिया है। लेकिन इनडिटर्मिनेट टाइप में कि जो इन्फॉर्मेशन होती है ऑर्गेनिज्म को बनाने की, जीव को बनाने की, वो संपूर्ण शरीर में, जो शुरू की प्रारंभिक सेल्स होती है सभी में होती है। और अगर कोई सेल हटा भी दी जाती है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर बनने वाले पार्ट में कोई समस्या नहीं आएगी। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का प्रत्येक पार्ट उन 1 या 2 जो भी ब्लास्टोमियर्स बचे होंगे उन सब से ही बन जाता है। इसके बाद इनमें जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है कभी कभी, तो उसमें लार्वा जो होता है वो वयस्क से बनने तक जितनी भी उसके अंदर, जैसे एस्केरिस में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, तो वहाँ पर लार्वा अवस्था का निर्माण होता है। उस समय वहाँ पर लार्वा से लेकर एडल्ट तक बनने तक सेल्स की संख्या निश्चित होती है, और इस प्रकार का जो परिवर्धन होता है उसे बोलते हैं यूटेली, TELY, यूटेली। इसके बाद इनका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 भागों में इनको डिवाइड किया गया है, संवेदी अंग के रूप आधार पर, उत्सर्जित तंत्र के आधार पर। फेजमीडिया, एफेजमीडिया। फेजमिड्स जो होते हैं छोटे स्टाइलिड्स होते हैं जो रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, ग्रही की तरह काम करते हैं। तो इनमें संवेदी अंग फेजमिड्स उपस्थित होते हैं, ए माने एब्सेंट, इनमें अनुपस्थित होते हैं। इनमें उत्सर्जित तंत्र विकसित होता है, इनमें अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है। इसके एग्जाम्पल एस्केरिस, ट्रैकेंकुलम और लोआ है। इसके एग्जाम्पल डेस्मो, स्कोलेक्स है और इनोप्लस है। अब जो प्लेटी है, इसके एसके हेलमिंथीज के जो विशिष्ट लक्षण हैं जो इनको औरों से अलग करते हैं, तो सबसे पहला है सूडियोसीलोम की उपस्थिति। पहला तो ये वाला लक्षण है जो इनको
अन्य जंतुओं से भिन्न करता है, जो इनका विशिष्ट लक्षण है, विभेदक लक्षण है, जो औरों में नहीं पाया जाता। दूसरा, सिंसाइशियल एपिडर्मिस की उपस्थिति, क्योंकि सामान्यतः प्लेटिहेल्मिन्थीज में पाई जाती है और बाकी किसी जंतु में नहीं पाई जाती सिंसाइशियल एपिडर्मिस। तो दूसरा इनका जो लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है, वो है सिंसाइशियल एपिडर्मिस। तीसरा, देह भित्ति में केवल अनुदैर्ध्य लेयर यानी कि लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबवत लेयर की उपस्थिति। इससे पहले वाली में तीनों थी, सर्कुलर भी थी, लॉन्गिट्यूडनल भी थी और तिरछी भी थी। चौथा लक्षण, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है। अब तक जो डाइजेस्टिव सिस्टम थे वो या तो थे नहीं या लेस डेवलप्ड थे, और इनमें पाचन तंत्र कंप्लीट पाया जाता है, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, वेल डेवलप्ड पाचन तंत्र पाया जाता है, सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा द्रव से भरी गुहा, जो हाइड्रो स्केलेटन की तरह काम करती है, कूट गुहा जो होती है उसके अंदर द्रव भरा हुआ आता है, और इस द्रव से भरी जो द्रव से कारण जो इसका हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम करता है, अर्थात ये जो द्रव होता है वो शरीर की संरचना को या आकार को बरकरार रखता है और वो इसके हाइड्रोस्केलेटन को बनाता है। और छठा, इसमें यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि एक लिंगी जंतु। क्योंकि अधिकतर अभी तक जितने भी हमने एनिमल्स पढ़े हैं उनमें सभी ज़्यादातर उभयलिंगी होते हैं, लेकिन ये पहले ऐसे जीव हैं जो सामान्यतः क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, और इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी कि लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट होती है, और मेल इसमें छोटा होता है, फीमेल इसमें बड़ी होती है, और इनको बाहर से हम देखकर पहचान सकते हैं कि कौन मेल है कौन सा फीमेल है। तो ये 6 मेन लक्षण हैं जो इनके विभेदक लक्षण होते हैं। नंबर 1 क्या है, सूडियोसिलोम की उपस्थिति। नंबर 2 क्या है कि जो सिंसाइशियल एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। नंबर 3 क्या है, मसल लेयर में केवल लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लंबवत यानी कि अनुदैर्ध्य मसल लेयर होती है। चौथा क्या है, इनमें पाचन तंत्र कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है। पांचवा, जो सूडियोसिलोम होती है उसके अंदर द्रव भरा हुआ होता है, और ये द्रव जो होता है इनकी शरीर की जो आकार है उसको बरकरार रखता है, अर्थात वो हाइड्रोस्केलेटन की तरह काम करता है। और छठा, ये एक लिंगी जंतु होते हैं, और इससे पहले के सामान्य सभी जंतु क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, और ये पहली बार एक लिंगी टाइप के जीव होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग होता है फीमेल अलग होता है, और इनमें लैंगिक द्विरूपता भी स्पष्ट होती है। मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है, मेल का पिछला सिरा जो होता है मुड़ा हुआ होता है, जबकि फीमेल सीधी होती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।